Welcome you on in this fifth part of the session over the geotechnical engineering. We have already discussed and published the fourth part over the geotechnical engineering. So the display content has been already covered in that part. So you can better check that out first and then watch this video. So let's get started today's session. Let me make a new page over here, and today we are going to discuss about the shear strength in the soil and related topic we are going to discuss. So let me make a heading over here. So our first heading will be for today, cover up about the shear strength. So one of the important topic for any examination, if you are talking about the GATE examination or any kind of examination, question from this side will be always there. So basically shear strength can be considered by structural resistance due to interlocking of the particles, or frictional resistance, or the cohesion. Okay, so mainly we are considering three things. First one, that is known as the structural resistance of the soil. Okay, due to किसकी वजह से होगा, तो कि ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स. फिर दूसरी अगर मतलब बात करें तो मतलब एक रहता है अपना मतलब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, और एक अगर बात करें तो कोहेजन. ओके, तो ये मतलब तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या होता है, तो कि मतलब अपने को shear स्ट्रेंथ देखने को मिलते हैं इन दी सोइल. अब shear स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए काफ़ी सारी मतलब मेथड्स हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो सबसे पहले अगर बात की जाए तो एक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा या तो कहीं पर मतलब देखा होगा, S इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan phi. So this equation you better know, where C is the cohesion and phi is the slope of the line which shows here, or S can be represented as the shear strength which is in the kilonewton per meter square, एंड फाई को हम लोग मतलब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी कहते हैं. अब ये मतलब होता क्या है, तो कि बेसिकली वो मैंने डायग्राम बनाया नहीं है, लेट्स मेक अ डायग्राम फर्स्ट. सो बेसिकली होता क्या है, तो कि सपोज वी प्रिपेयर अ डायग्राम ओवर लाइक दिस, और वी कैन मेक अ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द soil. Okay, so basically if we consider in the x-axis as a stress, and on the y-axis we are going to consider as the our shear stress S. So for the cohesive soil up to some certain, that is the cohesion up to some cohesive force, we can get a straight line up to here. Okay, and based on that we can get one sloping line with increase of the stress जैसे जैसे increase होगी वैसे वैसे shear stress increase होगी, और यहाँ पर अपने को एक एंगल मिलेगा phi. ओके, so basically the phi is the slope of the line, or you can say the angle of the internal friction, and based on that we can get this equation. और ये जो मतलब पूरी की पूरी थियरी है, this theory is known as the Coulomb's law. okay, for this soil. तो इसको कहा जाता है कूलम्स लॉ फॉर द सॉइल. एंड यहाँ पर नोट करने लायक चीज़ क्या है, तो कि व्हेन सी एंड फाई आर नॉट कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सॉइल, कोई भी सॉइल के लिए मतलब कांस्टेंट नहीं रहता, एंड दे आर डिपेंड ऑन द ड्रेनेज कंडीशन एंड द टेस्ट कंडीशन ऑल्सो. ओके, तो ये मतलब पूरी की पूरी थियरी रहती है जिसके बेस पे अपने को इक्वेशन मिला. अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो कि ये जो इक्वेशन अपने को मिल रहा है, दिस इक्वेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस. सो लेट्स मूव एट, आगे बात करते हैं, सेम मतलब डायरेक्शन के अंदर जाते हैं. तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मोस थियरी मतलब आती है. सो लेट मी मेक अ हेडिंग ओवर इट, दैट इज नोन एज द मोस थियरी. यही एक थियरी मतलब सेम अपने को देखने को मिलती है कहाँ पर, तो कि प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के अंदर देखने को मिलती है, सोम सब्जेक्ट के अंदर या तो मोस सब्जेक्ट के अंदर. तो ये मतलब कहाँ पर यूज़ होती है, तो कि सबसे ज़्यादा मतलब वेरी मच यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द shear strength. ओके, दिस इज वेरी मच यूजफुल.
तो आपको मतलब ये याद रखने, इससे पूछा क्या जाता है एग्ज़ाम में, तो कि इसके अजम्पशंस के बारे में आपको शायद पूछा जाए, या तो फिर मतलब इसकी एप्लीकेशन के बारे में आपको शायद मतलब पूछा जा सकता है। ओके, तो अजम्पशंस मतलब कुछ हैं जो मतलब मैं सारे के सारे तो मतलब यहाँ पर नहीं लिख सकता, बट जो अपने को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो अजम्पशंस यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, so basically the material fails essentially by the shear as obvious, and the critical shear stress causing the failure depends upon the properties of the material as well as normal stress on the failure plane and the ultimate strength जो भी मतलब मिलती है अपने को मटेरियल के अंदर, that can be determined by the strength in the potentially failure plane, and that is the intermediate principal stresses does not have any influence on the strength of the material. Okay, so ये मतलब क्या कहता है इन शॉर्ट, अगर मतलब यहाँ पर बात की जाए तो जो मतलब S रहता है, S कैन बी फंक्शन ऑफ द सिग्मा। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट S इज़ द फंक्शन। तो इसी की अगर मतलब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर अपने को डिस्ट्रीब्यूशन कैसा मिलता है, हियर वी गेट अ डिस्ट्रीब्यूशन विच कैन बी लुक लाइक दिस। ओके, कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन हियर इज अवर स्ट्रेस S एंड दिस इज अवर स्ट्रेस। ओके, सो बेसिकली दिस एनवलप इज नोन एज द मॉर्स एनवलप। आपको अगर मतलब एग्जाम में पूछा जाए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉर्स एनवलप, तो मतलब कुछ ऐसा मतलब आपके पास फिगर अवेलेबल होगी इन द ऑप्शन फॉर्म, तो यू कैन चूज दैट फिगर फ्रॉम हियर ऑल्सो। ओके, अजम्पशंस काफ़ी मतलब लंबा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन हियर, बट आई कैन रिपीट दैट थिंग कि जो मटेरियल है वो मतलब सीयर से फेल होना चाहिए। क्रिटिकल सीयर स्ट्रेस का जो है वो मतलब फेलियर करती है, डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल एज वेल एज द नॉर्मल स्ट्रेसेस जो लगती है फेलियर प्लेन के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। एंड द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल डिटरमाइन जो होता है दैट इज़ द पोटेंशियल फेलियर प्लान के साथ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इसके अंदर कोई भी टाइप का मतलब इन्फ्लुएंस नहीं लगाती। ओके, सो दैट आर द अजम्पशंस। तो आपको अजम्पशन मतलब याद रखना है, काफ़ी बार मतलब क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, बराबर। बाकी जनरली आप लोगों के लिए ये याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, एंड S इज़ द फंक्शन ऑफ सिग्मा। ये दोनों चीज़ें याद रखनी ज़्यादा ज़रूरी है फ्रॉम द मॉस थियरी। फिर आगे मतलब बात करते हैं, फिर यहाँ से एक रिजल्ट बनता है जो आप लोगों को मतलब याद रखना है, मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। द रिजल्ट कैन बी लुक लाइक दिस कि द शियर स्ट्रेस एट द फेलियर, द शियर स्ट्रेस एट द फेलियर, ओके, शियर स्ट्रेस का जो अमाउंट रहेगा फेलियर इज ऑलवेज क्या रहेगा, ऑलवेज लेस देन किससे, क्योंकि तो मैक्सिमम जो अपने को मिलती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से। ओके, तो ये चीज़ भी आपको मतलब याद रखनी है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से ऑलवेज मतलब कम रहती है। इसका मीनिंग क्या होगा, तो कि जो फेलियर प्लेन है दैट डज नॉट कैरी द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, एंड द फेलियर प्लेन विच हैज़ अ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज नॉट द फेलियर प्लेन। ओके, तो इसका मतलब कुछ ऐसा सिग्निफिकेंस आप निकाल सकते हो। फिर अगर अपने को मतलब टोटल प्रेशर पूछे शियर स्ट्रेस के मतलब टर्म्स में, कि अगर मतलब मान लो कि टोटल प्रेशर की अगर बात की जाए, टोटल प्रेशर, सो बेसिकली टोटल प्रेशर दैट इज एस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज CU प्लस क्या आ जाएगा सिग्मा, और क्या आ जाएगा tan phi। ओके, और यहाँ पर tan phi को हम लोग U के फॉर्म में लिखते हैं। सो यहाँ पर CU क्या है, तो कि मतलब जो कोहेजन अपने को मिलता है वो, और फाई क्या है, तो कि एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस। ओके, अब इसी के बेसिस पे अपने को एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने को पढ़नी, वो एक मिलती है दैट इज़ नोन एज दी क्रिटिकल शियर प्लेन। ओके, क्रिटिकल शियर प्लेन। अब क्रिटिकल शियर प्लेन होता क्या है, तो कि बेसिकली इट इज़ द मोस्ट डेंजरस शियर प्लेन, and it will be the angle of alpha phi which can be represented as, or that is the 45 degree plus phi by 2, where phi is our internal resistance। okay, and with ये जो एंगल बनेगा वो किसके रेफरेंस में बनेगा, तो कि विथ रेफरेंस टू इसके, तो कि मेजर प्रिंसिपल प्लेन। ओके, मेजर
प्रिंसिपल प्लेन। इसके रेफरेंस में अपने को यहाँ पर ये एंगल देखने को मिलता है। काफ़ी सारी एग्जामिनेशन में इसके बारे में पूछा गया है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, अब जो ये कॉन्सेप्ट से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग मतलब टॉपिक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफ के अंदर। सो डिपेंडिंग अपॉन दी ड्रेनेज कंडीशन, 3 टाइप की मतलब अपने को क्या पूछी जाती है, टेस्ट के बारे में मतलब पूछा जाता है। ओके, 3 टाइप ऑफ टेस्ट बेस्ड ऑन किसके बेस पे, तो कि ड्रेनेज की मतलब जो ड्रेनेज कंडीशन रहती है वो कंडीशन के बेस पे। ओके, सो ड्रेनेज कंडीशन के बेस पे 3 टेस्ट है, सबको शायद मतलब पता चले गया होगा किसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स से फर्स्ट वन, इसको मतलब ए बोलते हैं, दैट इज द अनकन्फाइंड अनड्रेन्ड टेस्ट। ओके, सो बेसिकली ये होता क्या है, तो कि इसको मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, तो कि यूयू टेस्ट भी मतलब लिखा जाता है, या तो फिर इसको मतलब क्यू टेस्ट के फॉर्म में भी मतलब हम लोग लिखते होंगे। सो क्यू टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, क्यू टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ दिस इज द क्विक। ओके, क्विक टेस्ट मतलब कि काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। कितना ड्यूरेशन रहता है इसका ड्यूरेशन लगभग मान लो कि 5 से लेके 10 मिनट का मतलब ड्यूरेशन अपने को देखने को मिलता है। अब ये टेस्ट में मतलब ज़्यादातर मतलब कौन सी मतलब सोइल इस्तेमाल करते हैं, तो कि लेस परमिएबल जो सोइल हो के लेस परमिएबल क्या रहती है, तो कि क्ले लेस परमिएबल रहती है। और दूसरा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो कि अर्थन डैम। ओके, तो कि अर्थन डैम का मतलब जो कंस्ट्रक्शन टाइम के जो स्टेबिलिटी रहती है वो चेक करने के लिए हम लोग ये वाली टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये टेस्ट में होता क्या है, तो कि जो ड्रेनेज रहते हैं वो परमिट रहती है आइदर एट द कंसोलिडेशन स्टेज और द सीयर स्टेज, एंड देयरफॉर क्या हो जाता है, तो कि जो मतलब डिसिपेशन रहता है प्रेशर का ड्यूरिंग द टेस्ट, एंड जो टेस्ट कंडक्शन होता है उस टाइम पे काफ़ी कम हो जाता है। सो दैट्स वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट वन, एंड दिस विल अलाउ अस टू आइडेंटिफाई द ऑन टाइम और फॉर अ शॉर्ट टाइम स्टेबिलिटी एनालिसिस। ओके, तो ये मतलब यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्या देखा, तो कि मतलब अपने को शॉर्ट टाइम स्टेबिलिटी एनालिसिस, बराबर। तो ये मतलब इसका आउटकम रहेगा अनकन्फाइंड अनड्रेन टेस्ट का। फिर एक और टेस्ट मतलब हम लोग मतलब देखते हैं। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन, that is also the important one for us. Let's make it as a B, that is known as the consolidated undrained test. ओके, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है CU टेस्ट। CU टेस्ट के अंदर क्या होता है, तो कि बेसिकली जो ड्रेनेज रहती है वो परमिटेड रहती है कब तक, तो कि इनिशियल स्टेज में मतलब जो इनिशियल मतलब स्टेज रहता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मतलब हम लोग ड्रेनेज को परमिटेड रखते हैं। ओके, ड्रेनेज परमिटेड, इससे क्या होगा, अब आपको पता है कि ड्रेनेज परमिटेड होगी तो मतलब हम लोगों ने आगे पढ़ा है, जब भी पानी निकल जाता है तो क्या होता है, तो कि इनिशियल स्टेज पे जब भी मतलब पानी निकलता है तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अपने को देखने को मिलता है यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है प्राइमरी कंसोलिडेशन। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखने की, प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है और ड्रेनेज कब तक अलाउड करते हैं, जब तक मतलब जो सॉफ्टनिंग नहीं हो जाता तब तक अलाउड करते हैं। ओके, ड्रेनेज अलाउड कब नहीं करते, जब सीयर स्टेज रहता है उस टाइम पे ड्रेनेज हम लोग अलाउड नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा, या तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर अपने को देखने को मिलेगी, तो कि इट कैन बी अप्लाई फॉर द सडन ड्रॉ डाउन्स। ओके, सडन ड्रॉ डाउन जहाँ पर आपको देखने को मिलता है उस केस के अंदर, वो केसेस के अंदर इसकी हम लोग एप्लीकेशन मतलब ले सकते हैं ऑन साइट। ओके, फिर इसी की मतलब थर्ड आती है, दैट इज द काइंड ऑफ कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। ओके, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। अब कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट को क्या कहा जाता है, तो कि इसको कहा जाता है CD टेस्ट, या तो फिर इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है S टेस्ट। ओके, S टेस्ट क्या होता है, तो कि दैट इज नोन एज दी
स्लो टेस्ट। ओके, स्लो टेस्ट, इसको क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है स्लो टेस्ट। हम लोगों ने पहली वाली जो देखी उसको कहा जाता है क्यू टेस्ट, जिसको क्या कहा जाता है तो कि क्विक टेस्ट। अब ये वाली टेस्ट हम लोग यूज़ कब करेंगे, सो बेसिकली इट कैन बी यूज, और कहाँ पर यूज़ होगी तो इट कैन बी यूज फॉर द कोहेजन लेस सोइल। ओके, कोहेजन लेस सोइल, या तो फिर मतलब कोहेजन लेस सोइल के अलावा क्या बोल सकते हैं तो कि हाई परमिएबल सोइल। ओके, हाई परमिएबल सोइल। तो ये कंडीशन के अंदर क्या होगा, हम लोग ये टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और ये अपने को आउटकम के तौर पे क्या देगी तो कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अपने को देंगी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ओके, तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जब भी अपने को चेक करनी हो क्लेस की या तो फिर मतलब सोइल की, तो उस टाइम पे हम लोग मतलब टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब करते क्या है तो कि यहाँ पर मतलब दोनों स्टेज के अंदर परमिटेड रहती है क्या, ड्रेनेज। ओके, तो एप्लीकेशन जब हम लोग लोड की करते हैं तब नॉर्मल एंड सीयर दोनों स्टेज के अंदर ड्रेनेज परमिटेड रहेगी। और जनरली मतलब ऐसा क्यों करते हैं, इससे मतलब क्या होता है तो कि अपने जो पोर वाटर प्रेशर रहता है वो मतलब क्या हो जाता है तो कि एक्सेस जो पोर वाटर प्रेशर रहता है कोई भी स्टेज के ऊपर, वो मतलब अपने को देखने को यहाँ पर मतलब मिलता है। ओके, जनरली मतलब कितना टाइम लगता है तो कि इट टेक्स 2 to 5 डे। ओके, तो इसीलिए क्या कहा जाता है, इसलिए इसको मतलब स्लो टेस्ट के फॉर्म में हम लोग मतलब देखते हैं, बराबर। तो ये 3 टेस्ट है, एक बार क्विक रिवीजन मतलब करते हैं तो कि बेसिकली अनकन्फाइंड अनड्रेन टेस्ट, यूयू टेस्ट या तो क्यू टेस्ट कहा जाता है। कब करते हैं, 5 to 10 मिनट के लिए मतलब करते हैं, लेस परमिएबल सोइल के लिए करते हैं, अर्थन डैम की स्टेबिलिटी के लिए और शॉर्ट टाइम स्टेबिलिटी जब चेक करनी हो तब। कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट कब करते हैं तो कि इनिशियल स्टेज में मतलब हम लोग ड्रेनेज को परमिट करते हैं, फिर सीयर स्टेज के अंदर बंद कर देते हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन चेक करते हैं, सडन ड्रो डाउन केसेस हो तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट कब करते हैं तो कि स्लो टेस्ट है, कोहेजन लेस सोइल जब हो या तो हाई परमिएबल सोइल जब हो तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जब क्ले की चेक करनी हो उस टाइम पे भी कर सकते हैं। 2 से लेके 5 दिन तक का इसमें टाइम अपने को दे लेना पड़ता है। ओके, सो लेट्स मूव हेड, आगे मतलब बढ़ते हैं एंड लेट्स मेक अनदर हेडिंग विच इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। फिर इसके अलावा हम लोग कौन कौन सी टेस्ट करते हैं तो कि बेसिकली इसके अलावा हम लोगों के पास और भी ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज़ नोन एज द डायरेक्ट सीयर टेस्ट। डायरेक्ट सीयर टेस्ट में मतलब क्या होता है, इसको मतलब क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बॉक्स सीयर टेस्ट। ओके, बॉक्स सीयर टेस्ट के बारे में भी मतलब आपने पढ़ा होगा। इसके ऊपर से अपने को क्या पूछा जाता है तो कि स्पेसिमेन की साइज़ पूछी जाती है, कितनी होती है तो कि 60 बाई 25 mm का हम लोग स्पेसिमेन लेते हैं फॉर द टेस्ट एंड जनरली कंडक्टेड ऑन द कोहेजन लेस सोइल। ओके, जो भी मतलब कोहेजन लेस सोइल रहती है उसके अंदर हम लोग मतलब कंडक्ट करते हैं। ओके, तो ये इसके अंदर से मतलब अपने को पूछा जाता है फ्रॉम दिस साइड। फिर अगर मतलब बात करें तो कि ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट भी आती है, ट्राईएक्सियल उसके अलावा और काफ़ी सारे मतलब टेस्टिस अवेलेबल है जिसके बारे में हम लोग अलग से एक पूरा का पूरा वीडियो बनाएंगे विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, बट एग्ज़ाम के फॉर्म में अपने को ये वाला मतलब ज़्यादा पूछा जाता है तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, बराबर। सो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की ओर। फिर एक डेफिनेशन रहते हैं जो काफ़ी बार आपको एग्जामिनेशन में परेशान करते हैं, दैट इज़ नोन एज दी सेंसिटिविटी। ओके, सेंसिटिविटी और एक्टिविटी ऐसे 2 डेफिनेशन मतलब सॉइल मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। सेंसिटिविटी किसे कहते हैं तो कि सेंसिटिविटी दैट इज़ क्यू यू डिवाइड बाई क्या आ जाता है, डिवाइड बाई क्यू। अब दोनों और क्यू तो नहीं आएगा तो ऊपर वाला क्यू किसका है तो कि दैट इज़ द अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल का। ओके, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल जो है उसका मतलब है, और नीचे वाला क्या है तो कि आप लोगों ने जो रीमोल्डिंग किया हुआ रहता है सॉइल का, तो रीमोल्डेड मतलब जो सॉइल रहते हैं उसका। ओके, तो ये सेंसिटिविटी मतलब इंडिकेट क्या करती है तो कि इट इज़ इंडिकेट द वीकनिंग ड्यू टू द रीमोल्डिंग। आप जो रीमोल्डिंग करते हो उससे जो स्ट्रेंथ की या तो स्ट्रेस की जो वीकनिंग आती है वो इंडिकेट करती है। अगर इसकी वैल्यू इफ़ एस सेंसिटिविटी दैट इज़ एस टी की वैल्यू क्या है तो कि 1 है। ओके, तो क्या दिखाता है तो कि आपकी जो सॉइल है दैट इज़ द इनसेंसिटिव, मतलब कि ऊपर नीचे दोनों सेम रहेगा तो इनसेंसिटिव हो जाएगी। अगर मान लो कि आपको ऐसा पूछा जाए कि क्विक सैंड है या तो क्विक सॉइल है, ओके,
तो क्विक सॉइल के लिए मतलब सेंसिटिविटी कितनी रहती है, तो इट इज़ ग्रेटर देन 16, मतलब आपको 16 से ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सेंसिटिविटी से आपको ज़्यादातर यही पूछा जाता है। फिर यहाँ से अपने को एक और चीज़ देखने को मिलती है या तो पूछी जाती है, काफ़ी सारी एग्जामिनेशन में आपको मतलब देखने को मिलेगी, दैट इज़ नोन एज दी लिक्विफिकेशन। ओके, लिक्विफिकेशन ऑफ द सॉइल। लिक्विफिकेशन मतलब होता क्या है या तो कैसे मतलब वर्क करता है, तो कि बेसिकली क्या होता है, तो कि जब भी मतलब सैंड अपने पास अवेलेबल हो तो अर्थक्वेक की वजह से या तो अर्थक्वेक लोड की वजह से क्या हो जाता है, तो कि जो पोर प्रेशर रहता है वो इंक्रीज़ हो जाता है सडनली, एंड जो शियर स्ट्रेंथ रहती है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके, तो दो फेनोमेना एक साथ हो गए, क्या होगा, तो कि जो पोर प्रेशर रहता है, ओके, पोर प्रेशर वो क्या होगा, तो कि इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, एंड योर शियर स्ट्रेंथ क्या होगी, तो कि शियर स्ट्रेंथ मतलब उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, बराबर। तो उस कंडीशन के अंदर मतलब क्या होगा, तो कि सोइल जो है वो डेंस फ्लूइड जैसा मतलब बिहेव करना शुरू करेगी। ओके, सो अगर ये कंडीशन प्रोड्यूस होती है किस वजह से, तो कि लिख देते हैं शॉर्ट में, सॉरी, अर्थक्वेक लोड्स की वजह से। ओके, अर्थक्वेक लोड्स की वजह से क्या होगा, तो कि ये कंडीशन प्रोड्यूस होगी और सोइल कैसा, सैंड कैसा बिहेव करेगी, तो कि इट कैन बी बिहेव लाइक dense fluid. Okay, so that condition particularly या तो जो फेनोमेना मतलब प्रोड्यूस होता है जब सैंड अपनी सारी की सारी शियर स्ट्रेंथ लूज कर देती है, एंड तो ऑसिलेटरी मोमेंट मतलब वहाँ पर लगती है, सो दैट इज़ नोन एज द लिक्विफिकेशन ऑफ द सैंड। ओके, और लिक्विफिकेशन की वजह से क्या होता है, तो कि जो सेचूरेटेड फाइन सैंड एंड सेचूरेटेड मीडियम सैंड्स रहती हैं वहाँ पर मतलब अपने को लिक्विफिकेशन ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सोइल। ओके, तो ये चीज़ है जो आपको मतलब याद रखनी है। लिक्विफिकेशन के बारे में आपको शायद पूछा जाए। दो फेनोमेना साथ में प्रोड्यूस होते हैं, अर्थक्वेक लोड्स की वजह से पोर प्रेशर बढ़ जाता है, शियर स्ट्रेंथ घट जाती है। ओके, so let's move ahead and discuss one of the most important topic of the geotechnical engineering, that is known as the अर्थ प्रेशर। आपने एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, उसके बारे में मतलब आपने पढ़ा ही होगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट थिंग। ओके, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो ये आपको याद रहना है, या तो इसके बारे में आपको एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। ओके, so depending upon the movement of the wall with reference to its backfill, we can divide the earth pressure into three category. Category number one, first category, that is known as the rest pressure. At rest pressure, सेकंड नंबर की कैटेगरी जो रहती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एक्टिव प्रेशर, एंड जो थर्ड नंबर की कैटेगरी रहती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पैसिव प्रेशर। सो ये मतलब तीन कैटेगरी रहती है, बराबर। इसको कहते हैं एक्टिव प्रेशर और एट द रेस्ट। ओके, तो ये तीन कैटेगरी रहती है अर्थ प्रेशर की, जिसके बारे में हम लोग ये चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मतलब बात कर लेते हैं पहले कैटेगरी की, दैट इज कैटेगरी नंबर वन, एट रेस्ट प्रेशर। तो एट रेस्ट प्रेशर मतलब होता क्या है, तो कि बेसिकली क्या होता है, तो कि जब भी रिटर्निंग वॉल रहती है वो मतलब अपनी स्टेशनरी फॉर्म में रहते हैं विदाउट एनी लैटरल मूवमेंट। तो एट दैट टाइम जो भी प्रेशर डेवलप होता है दैट इज़ नोन एज द रेस्ट प्रेशर। ओके, तो ये कब मतलब होता है, तो कि जब मतलब रिटेनिंग वॉल जो अपनी रहती है, ओके, रिटेनिंग वॉल कब मतलब, तो कि वॉल इज स्टेशनरी, लेकिन कौन से टाइम पे, तो कि विदाउट एनी लैटरल मूवमेंट। ओके, तो एट दैट टाइम अपने को देखने को मिलता है रेस्ट प्रेशर। ओके, इसकी वजह से क्या होते हैं, तो कि सोइल मास का कोई भी इल्डिंग नहीं होता, इलास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन अपने को देखने को मिलती है,
आपका जो हॉरिजॉन्टल अर्थ प्रेशर रहता है, लेट्स से दैट इज सिग्मा एच, हॉरिजॉन्टल अर्थ प्रेशर, दैट कैन बी K0 इंटू क्या हो जाएगा सिग्मा V। ओके, तो K0 क्या है, तो कि K0 इज द कोएफिशिएंट ऑफ द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। तो K0 की वैल्यू क्या हो जाती है, तो कि इट इज़ द कोएफिशिएंट, सो इट कैन बी म्यू डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 1 माइनस म्यू। ओके, यहाँ पर म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इज द पॉइजन रेशियो ओके ऑफ द सॉइल मास। म्यू क्या है, तो कि म्यू इज द पॉइजन रेशियो, जिसके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी मॉस के अंदर पढ़ा होगा, पॉइजन रेशियो। ओके, किसका, तो कि मतलब जो सॉइल मास है उसका। ओके, फिर क्या है, तो कि फिर मतलब सिग्मा के बात करते हैं, सिग्मा वी। सिग्मा वी क्या है, तो कि दैट इज नॉन एज द वर्टिकल प्रेशर। तो वर्टिकल प्रेशर मतलब कितना होता है, तो कि दैट इज द गामा इंटू जेड, जितना मतलब वर्टिकल प्रेशर अपने को देखने को मिलता है। ओके, सो लेट्स मूव हेड, आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली now we are going to discuss about the active earth pressure and passive earth pressure. Okay, so I am subdivide this part into two division because they are simultaneous to each other. तो एक्टिव अर्थ प्रेशर मतलब क्या होता है, लेट्स राइट डाउन द हेडिंग, सॉरी, so here write down the active earth pressure and it is our passive earth pressure. Okay, सो बेसिकली एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर मतलब होता क्या है, तो कि मान लो कि मतलब आपके पास कोई एक रिटेनिंग वॉल अवेलेबल है, लेट्स मेक अ रिटेनिंग वॉल विच कैन बी लुक लाइक दिस। ओके, सो ये जो रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल की आप अगर पीछे की ओर कोई भी टाइप का बैक फिलिंग करते हो, लेट्स से कि वी आर फिलिंग इट अप टू ईयर, यहाँ तक हम लोग बैक फिलिंग कर देते हैं, बराबर। सो सपोज इट मेक एन एंगल, यहाँ पर एक मतलब एंगल से कुछ बैक फिलिंग करते हैं एंड द ग्राउंड इज़ लुक लाइक दिस, बराबर। यहाँ पर आपका क्या है, ग्राउंड अवेलेबल है। सो ये मतलब क्या हो जाएगा, आपका एक हो जाएगा फेलियर प्लेन। सो ये फेलियर प्लेन के अकॉर्डिंगली क्या होगा, तो कि ये जो थ्रस्ट लगेगा वो लगेगा ये वाली डायरेक्शन में, इट मीन्स कि जो बैकफिल की है उससे मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो व्हेन एवर एक्टिव अर्थ प्रेशर कब लगेगा, जब आपकी मूव वॉल जो है वो कहाँ पर मूव करेगी, वॉल मूव्स अवे। ओके, लेकिन किससे अवे, तो कि जो बैकफिल है उससे, तो कि बैकफिल से जब मूव अवे होती है तब अपने को क्या मिलता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर मिलता है। वही सेम चीज़ मतलब पैसिव अर्थ प्रेशर कब मिलता है, तो कि जो वॉल है वो मतलब कहाँ पर जाएगी, तो कि जब भी अपनी जो वॉल है वो वॉल कहाँ पर जाएगी, वो वॉल मूव होगी टूवर्ड्स। ओके, तो जो टूवर्ड्स मतलब जब मूव होगी तो टूवर्ड्स के टाइम पे अपने को क्या मिलेगा, टूवर्ड्स के टाइम पे अपने को मिलेगा पैसिव अर्थ प्रेशर। इसकी भी एक फिगर बना देते हैं, सो यू कैन इजीली रिमेंबर दैट थिंग। सो लेट्स से दिस इज अवर व्हाट आई कैन से रिटेनिंग वॉल एंड हियर वी हैव वन फेलियर प्लेन। तो फेलियर प्लेन के अकॉर्डिंगली मतलब क्या होगा, सो दिस इज अवर फेलियर प्लेन, और यहाँ पर आपको एक एंगल देखने को मिलता है जिसके बारे में एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है, दैट इज़ 45 माइनस 5/2 एंड हियर दिस एंगल इज़ 45 प्लस 5/2। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दोनों चीज़ें। और ये जो मूव होगी वो कहाँ पर होगी, टूवर्ड्स होगी, बराबर। जो बैकफिल है उसकी साइड पे अगर मूव होती है तो पैसिव लगेगा, बैकफिल की ऑपोजिट साइड में मूव होती है तो अपने को एक्टिव अर्थ प्रेशर मतलब देखने को मिलता है। ओके, सो दिस थिंग यू मस्ट नीड टू रिमेंबर, ये दो चीज़ें आपको मतलब याद रखनी है इन दिस रिगार्ड। फिर इसमें से आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि कौन सा प्रेशर ज़्यादा रहता है, कौन सा प्रेशर कम रहता है, तो बेसिकली यू कैन रिमेंबर लाइक दिस कि एक्टिव अर्थ प्रेशर रहता है दैट विल बी मिनिमम 1 एंड पैसिव अर्थ प्रेशर जो रहता है वो क्या रहता है, मैक्सिमम। सो दिस इज़ द मिनिमम एंड दिस इज़ द मैक्सिमम। तो ये चीज़ मतलब आपको याद रखनी है, शायद पूछी जाए। मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट रहता है उसमें 1 + sin5 ऊपर आता है और 1 - sin5 नीचे आता है। ओके, और इसका जो कोएफिशिएंट रहता है उसके अंदर क्या आता है, तो कि 1 - sin5 ऊपर आता है एंड 1 + sin5 नीचे आता है। तो दैट्स वाई मतलब एक्टिव जो रहता है वो मिनिमम रहता है, पैसिव जो रहता है वो मतलब अपने को मैक्सिमम देखने को मिलता है। ओके, आगे बात करते हैं। सो बेसिकली जो Ka इसका जो कोएफिशिएंट रहता है दैट इज़ नोन एज द Ka, इसका कोएफिशिएंट रहता है, इसको कहा जाता है Kp
और दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करें के इंटू के पी, सो देयरफॉर इफ़ वी मल्टीप्लाई के ए इंटू के पी सो दैट विल बी ऑलवेज 1। वो क्या मिलता है, 1 मिलता है अपने को। ये चीज़ आपको याद रखनी है, के इंटू के पी क्या मिलता है, 1 मिलता है। ओके। और अगर आप मतलब कोई एक एंगल लेते हैं, मान लो कि 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री अगर हम लोग अज्यूम करते हैं, तो 30 डिग्री के लिए मतलब क्या होता है, तो कि 30 डिग्री के लिए प्री डिफाइंड वैल्यू है कि ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, कि ए की वैल्यू आपको मिलेगी 1/3। कैसे है, तो कि ये वाले इक्वेशन के अंदर यहाँ पर आप अगर मतलब 30 डिग्री रखते हो तो। सिमिलरली के पी की वैल्यू कितनी मिलेगी, के पी की वैल्यू मिलेगी 3। अगर आप के पी डिवाइड बाई के ए अगर पता लगाते हो तो वो वैल्यू कितनी मिलेगी, वो वैल्यू अपने को मिलेगी 9। 4 5 इज इक्वल टू क्या है, तो कि 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री हो तब। तो ये एक रिज़ल्ट भी आपको याद रखना है, शायद डायरेक्टली पूछा जाए तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो इस रिज़ल्ट को। फिर आगे बात करते हैं, तो कि नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। करंटली मतलब काफ़ी सारी एग्जामिनेशन में और इवन गेट एग्जामिनेशन में आपको स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप से कोई ना कोई मतलब क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। ओके। सो कोई भी स्लोप रहता है वो मतलब स्टेबल रहता है या तो फेल होता है, वो डिपेंड्स करता है कैसे मतलब बनाया गया है, कौन सी मतलब फोर्सेस लग रहे हैं। तो कि अगर हम लोग कोई एक पर्टिकुलर मतलब इसकी बात करें तो मतलब फेलियर कब होगा स्लोप का, तो कि मतलब फेलियर होगा ड्यू टू सम फोर्सेस लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। ओके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मतलब क्या होगा, तो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये फेल होगा। ओके। फिर उसके अलावा मतलब क्या हो सकता है, तो कि सीपेज हो सकता है, तो कि ड्यू टू सीपेज ऑल्सो इट कैन फेल। उसके अलावा क्या हो सकता है, तो कि अर्थक्वेक हो सकता है, तो अर्थक्वेक की वजह से भी ये क्या होगा, फेल होगा। तो ऐसा मतलब अलग अलग फोर्सेस है जिसकी वजह से कोई भी स्लोप रहता है वो मतलब फेल होता है। तो कितने टाइप के पहले तो स्लोप रहते हैं वो समझ लेते हैं, या तो जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ स्लोप। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ स्लोप्स। ओके। तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो सबसे पहले मतलब होता है, एक तो रहता है इनफाइनाइट। ओके। पहला वाला क्या रहता है, इनफाइनाइट स्लोप्स, और दूसरा वाला क्या रहता है, दैट इज़ नोन एज द फाइनाइट। तो इनफाइनाइट स्लोप किसे कहते हैं, तो कि दिस इज़ द सेमी इनफाइनाइट स्लो सोइल मास जो हम लोगों ने आगे पढ़ा था। ओके। और सोइल प्रॉपर्टीज़ जो रहती है वो सारी डायरेक्शन में अलोंग द डेप्थ मतलब क्या रहते हैं, कांस्टेंट। ओके। सो सोइल प्रॉपर्टीज़ अलोंग डेप्थ क्या रहती है, तो कि ये रहती है, कैसे रहती है, कांस्टेंट। फिर अगर बात करें दूसरे वाले कंडीशन की, तो दूसरा वाला कौन सा है, तो कि द बी पार्ट ऑफ दिस इज नोन एज द फाइनाइट स्लोप। फाइनाइट स्लोप के अंदर क्या होता है, तो कि फाइनाइट स्लोप के अंदर जो स्लोप की जो लेंथ रहती है वो लेंथ कैसे रहती है, लेंथ रहती है लिमिटेड। ओके। तो ये मतलब क्या है, तो कि बेसिकली हम लोगों ने देखा होगा, क्या देखा है, तो कि एक मतलब रहता है अर्थन डैम जिसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, स्लोप प्रोवाइड करते हैं। फिर अलग अलग टाइप के मतलब कट्स लगाते हैं, वो भी एक टाइप का स्लोप है। सो दिस और एग्जांपल ऑफ द फाइनाइट स्लोप। ओके। फिर इसके अलावा मतलब स्लोप के अंदर मतलब कौन कौन से टाइप के फेलियर देखने को मिलते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कि फेलियर्स उसके क्या है, तो कि मतलब टाइप्स। ओके। तो फेलियर्स मतलब कौन कौन से टाइप के देखने को मिलते हैं, तो कि बेसिकली वी कैन गेट द फेलियर विच कैन बी, एक तो अपने को देखने को मिलता है ट्रांसलेशन, और दूसरा वाला अपने को देखने को मिलता है रोटेशनल। तो दो टाइप के फेलियर अपने को देखने को मिलता है। ट्रांसलेशन फेलियर मतलब किसे कहते हैं उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो कि जो फेलियर मतलब कब होता है, तो कि लॉन्ग सरफेस के पैरेलल जो भी मतलब फेलियर होता है एट सम डेप्थ, सो दैट इज़ नोन एज द ट्रांसलेशन फेलियर। तो कि फेलियर्स अकर्स अलोंग ई लॉन्ग सरफेस पैरेलल टू स्लोप। ओके। एट सर्टेन डेप्थ या तो सम डेप्थ। तो ऐसा अगर कोई भी मतलब फेलियर अपने को देखने को मिलता है तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन फेलियर कहा जाता है।
रोटेशनल फेलियर किसको कहते हैं, तो कि मतलब फेलियर्स अकर बाय द रोटेशन अलोंग द स्लिप, सो इट इज़ नोन एज द बाय रोटेशन along a slip. Okay, so this is known as the रोटेशनल फेलियर. जनरली मतलब कहाँ पर होता है, तो कि जो भी मतलब कर्व्ड सरफेस मतलब रहती है, तो कर्व्ड सरफेस के अंदर अपने को देखने को मिलता है ये वाला फेलियर. अब दोनों के अगेंस्ट मतलब अपने को स्टेबिलिटी कहाँ पर मिलती है, तो कि लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी. ओके, स्टेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट स्लोप. तो कि इनफाइनाइट स्लोप की स्टेबिलिटी कब मिलती है, तो कि इन केस ऑफ ट्रांजिशन फेलियर जब अकर हो, तब हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेंगे, तब हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे शियर स्ट्रेंथ टू शियर स्ट्रेस. तो अपने को क्या मिलेगा, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेस लेंगे तो एरिया के फॉर्म में अपने को मिलेगा, दैट विल बी आवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी. और यही अगर मतलब मान लो कि कोई अपने पास अगर कोहेजन लेस सोइल है, ओके, कोहेजन लेस सोइल हो, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अपने पास सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. तो उस केस के अंदर हम लोग क्या लेंगे, तो कि उस केस के अंदर अपने पास एफ विल बी इक्वल टू 10 डिवाइड बाई क्या मिल जाएगा, तो कि 10i. ओके, तो ये क्या है, तो कि बेसिकली आई क्या है, तो कि आई इज़ नोन एज द एंगल ऑफ इनफाइनाइट स्लोप. ओके, और फाई क्या है, तो कि फाई इज़ नोन एज द इफेक्टिव, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इफेक्टिव इंटरनल फ्रिक्शन. ओके, तो ये दो चीज़ अपने को पता होनी चाहिए. और ये किसके लिए, तो कि सिर्फ और सिर्फ ड्राई एंड सबमर्ज जो सोइल हो उसके लिए मतलब अलाउ होता है. ओके, फिर इनफाइनाइट स्लोप अगर मतलब मान लो कि हम लोग फेलियर की अगर और बात करें, तो कि फेलियर अगर मतलब स्टेबिलिटी एनालिसिस अगर करते हैं स्लोप का, तो एक आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, एक ग्राफ मतलब आप लोगों को पढ़ाया होगा शायद, दैट इज़ नोन एज द स्टेबिलिटी एनालिसिस. ओके, अगर स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं तो क्या मिलता है, तो कि लेट्स से वी हैव वन स्लोप, एक स्लोप अपने पास अवेलेबल है विच कैन बी लुक लाइक दिस. ओके, एंड दिस इज़ अ ग्राउंड. सो बेसिकली द हाइट कैपिटल H इज़ द हाइट ऑफ दिस स्लोप. फिर बात करते हैं, यहाँ पर एक फेलियर अपने को देखने को मिलता है. लेट्स से दिस इज़ फेलियर नंबर A, इसको A कहते हैं. दूसरा वाला फेलियर यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है, दिस इज़ फेलियर B, एंड द लास्ट वन दिस फेलियर. ओके, तो अगर इतना स्लोप अगर फेल होता है, सो दिस इज़ नोन एज द फेलियर नंबर C. ओके, इसको क्या कहेंगे, फेलियर नंबर C. अब फेलियर ABC क्या है उसके बारे में मतलब डिस्कस करते हैं. तो कि जनरली मतलब रोटेशनल फेलियर यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है. एंड फेलियर नंबर A, ये कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फेस फेलियर. ओके, फेलियर नंबर B कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टो फेलियर. और फेलियर नंबर C इज़ रिप्रेजेंटेड एज बेस फेलियर. ओके, ये 3 फेलियर है जिसके टाइप आपको याद रखने हैं. और फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट अगर मतलब इसकी बात की जाए F की, सो F कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द रेजिस्टिंग मोमेंट टू ड्राइविंग मोमेंट. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मतलब हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट दी रोटेशनल फेलियर. जो रोटेशनल फेलियर रहता है उसके अगेंस्ट मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी. बराबर. अब यहाँ पर ये फेलियर होने के लिए मतलब आपको क्या पता होना चाहिए, तो क्या आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि आपकी जो डेप्थ ऑफ मतलब हार्ड स्ट्रेटा क्या है. ये मान लो कि ये नीचे की ओर क्या है, दिस इज़ योर हार्ड स्ट्रेटा, एंड द अपर वन दिस इज़ योर सॉफ्ट. ओके, तो ये कितना ग्राउंड है, दिस इज़ योर सॉफ्ट. तो ये भी मतलब आपको पता होना चाहिए. ओके, फिर इसी के बेसिस पे हम लोग अगर आगे बात करें, तो एक हम लोग मतलब इसी के बेसिस पे यहाँ पर मैं लिखने की ट्राई करता हूँ, दैट इज़ नोन एज द डेप्थ फैक्टर. इसको क्या कहा जाता है, डेप्थ फैक्टर. डेप्थ फैक्टर क्या होता है, तो कि डेप्थ ऑफ हार्ड
स्ट्रेटा, बिलो, टॉप, डिवाइड बाय क्या आ जाता है, डिवाइड बाय आ जाता है हाइट ऑफ स्लोप। तो अगर मतलब इसको लिखा जाए तो मतलब कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन लाइक एच प्लस डी डिवाइड बाय क्या आ जाता है, तो कि कैपिटल एच। ओके, सो दिस इज योर डी एफ, ये क्या हो जाता है, डी एफ। सो मतलब ये तीनों के तीनों फेलियर के लिए अगर मान लो कि फेस फेलियर की अगर बात करें तो इसके लिए क्या हो जाता है, इसके लिए हो जाता है डी एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो कि लेस देन 1 होनी चाहिए। टॉप फेलियर के लिए अगर बात करें तो आपकी जो डी एफ की वैल्यू कितनी होगी, तो कि 1 हो तब। और अगर मतलब बेस फेलियर की बात करें तो आपकी डी एफ की वैल्यू कितनी होगी, सो इफ सपोज योर डी एफ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये तीनों कंडीशन के अंदर आपको तीनों टाइप के फेलियर देखने को मिलेंगे। ओके, so in this part number 5 we are discussing up to here, and we are going to discuss the bearing capacity and etc things in the next part. Thank you for watching, and please share with your friends if you like this session.